स्टार्ट कर देती हूँ, बाद में एडिटिंग कर दूंगी, मतलब जहां से मुझे लगेगा कि जरूरत है डालने की वहां से। ठीक है, अगर आपको कहीं यहाँ पर मतलब दिखने में या कैसे भी प्रॉब्लम हो वॉइस में भी, तो भी बताइएगा। ठीक है, तो ये दो यूनिट है, लास्ट वाली यूनिट थर्ड एंड फोर्थ, वो कवर कर रहा है जिम्नास्पम। ठीक है, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। यूनिट थर्ड जो कि मुझे पढ़ानी है, अबव 2 में से शायद एक सरोज मैम पढ़ाती है और एक जो भी दूसरा टीचर रहता है वो पढ़ाता है। ठीक, ये जो थर्ड यूनिट है जहाँ पे आपको जिम्नास्पम पढ़ना है, वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। राइट, इस थर्ड यूनिट में भी दोनों में ही बल्कि दो दो मतलब मेजर टॉपिक दो दो हैं। ठीक है, जो यूनिट यूनिट थर्ड होगी, यूनिट थर्ड में इसकी बात हम आज करेंगे, लेकिन पहले यूनिट फोर्थ का समझ लेते हैं कि यूनिट फोर्थ में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें इसमें भी मेजरली दो टॉपिक है। क्या मेजर दो टॉपिक है? पहला टॉपिक होगा आपका क्या, जर्नल अकाउंट। ठीक है, जर्नल अकाउंट, किसका जर्नल अकाउंट, यानी जिसमें आ जाएगा कैरेक्टर्स क्या होंगे, जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो जिम्नास्पम को दूसरे डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट प्लांट ग्रुप से अलग करते हैं। ठीक है, तो वो उसकी बात करेंगे। एफिनिटीज पढ़ेंगे, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन क्या है उसको पढ़ने के बाद में फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, जर्नल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक, वैसे तो अगर जिम्नास्पम अगर आपने कभी पहले थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम है, जितने भी प्लांट ग्रुप है उनमें से सबसे कम मेंबर्स इसी प्लांट ग्रुप में है, जिम्नास्पम में। क्यों? क्योंकि या तो इसके जितने भी प्लांट मेंबर्स हैं वो ज्यादातर या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब वेजिटेशन वैसा नहीं रह गया, एनवायरमेंट नहीं रह गया, या वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर्स उसकी जो प्लांट्स हैं वो अब फॉसिल फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो सबसे एक तो कम ग्रुप, मतलब कि कम मेंबर्स वाला ग्रुप है जिम्नास्पम। ठीक है, उसमें भी जनरल कैरेक्टर्स में मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक। ठीक, दूसरा जो आपको पढ़ना है उसमें हमेशा इसकी, जब क्योंकि मेंबर्स भी कम है तो जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन में भी तीन ही मेजर क्लासिफिकेशन जो आपको लिविंग फॉर्म्स के थ्रू में पढ़ना है। ठीक है, एक होगा साइकोडेल्स, जिसमें जिसमें केवल एक सिंगल मोनोटिपिक जनरा, मोनोटिपिक नहीं है लेकिन साइकस की बहुत बहुत सी वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो क्या पढ़ना है आपको, साइकोडेल्स पढ़ना है, जिसमें केवल एक मेंबर पढ़ना है, साइकस। ठीक है, ये हो गई आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की जब बात करते हैं तो इसमें भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इनिशियल पेलियोबॉटनी का। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म्स कैसी है, फॉसिल फॉर्म है, तो आपको जाहिर सी बात है पेलियोबॉटनी की भी नॉलेज होनी चाहिए। पेलियोबॉटनी का मतलब क्या हुआ, जो भी ऐसे फॉसिल रिकॉर्ड रखता है, ये जो फॉसिल मतलब कि प्लांट्स के जो कि फॉसिल फॉर्म में हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है इनिशियल। ठीक है, जैसे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या फॉसिल फॉर्म कैसे हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स क्या होती हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो आपका पोर्शन हो गया पेलियोबॉटनी का, और उसके अलावा आपको दूसरा जो पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है, इसी में दो मेंबर्स और हैं। ठीक, कौन से, जिम्नास्पर्म के ही दो मेंबर्स है, वो कौन कौन से होंगे, एक आपको पढ़ना है कोनिफेरल से पाइनस, और एक एफिड्रेल से एफिड्रा। ठीक है, बस इतना सा सिलेबस आपको पढ़ना है। ओके, तो बहुत छोटा छोटा सा है। पिछली बार तो बहुत सारे सारे मेंबर्स पढ़े थे, है ना। इस बार तो खाली कितने मेजरली अगर देखा जाए तो एक साइकस पढ़ना है, एक पाइनस पढ़ना है, एक एफिड्रा पढ़ना है ना। लेकिन यही सिलेबस आपकी पूरी 2 यूनिट कवर करता है। राइट, यही जितना भी मेंबर है यही दो आपको पूरा यूनिट 2 यूनिट कवर करेगा। जबकि टेरिडोफाइटा में तो फिर भी थोड़ा, जैसे कि आपको लाइकोप्सिडा में ही 3 मेंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इक्विसिटम पढ़ना है, जैसे कुछ कुछ में एक एक जनरा है कि जो हायर टेरिडोफाइट्स है, एडियंटम है, या
कुछ कुछ के बारे में आपने सुन भी रखा होगा। जनरल अकाउंट के साथ में या जो छोटे वाले हैं उनको पढ़ना है, लोअर टेरिडोफाइट्स वो पढ़ना है और हायर टेरिडोफाइट्स वो पढ़ना है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की हम बात करेंगे, जो मैं यूनिट डील करने वाली हूँ वो यूनिट थर्ड है, ठीक है, यूनिट थर्ड। और ये जो पेलियोबॉटनी वाला पोर्शन होगा ये हम डील करेंगे, ठीक है। मैं ले रही हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगी, तो इसको आप जहां कहीं भी लिखना शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जब तक की स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं तब तक कि यही मान के चलते कि जो भी आपका एग्जाम होगा वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मैं नोट्स लिखवाऊंगी नहीं या भेजूंगी नहीं, राइटिंग मतलब जो भी रिटर्न मटेरियल होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम सेंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन ये है कि यहाँ पर बार बार मतलब एक एक लाइन नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है, या बहुत थोड़ा लिखवा करके समझाऊंगी, ज्यादा समझिए, ज्यादा पेन डाउन अपने हिसाब से करते रहिएगा कि जो कीवर्ड्स होंगे, ताकि वो आपका नोट्स फॉर्म होता रहे, जब भी आप रिवीजन करो तो वो काम आएगा, ठीक है। तो आज शुरुआत करें, ये बात समझ में आई, एक बार यस कर दो। चलिए ठीक है, तो यूनिट थर्ड से शुरुआत करते हैं। यूनिट थर्ड में भी क्या, जर्नल अकाउंट की, ठीक है। जर्नल अकाउंट में एक थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिए कि जर्नल अकाउंट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। जर्नल अकाउंट हेडिंग लगाइएगा, यूनिट थर्ड, टॉपिक 1 है जर्नल अकाउंट, जिसमें अगेन आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा जर्नल कैरेक्टर्स का, पहला है जर्नल कैरेक्टर्स। सेकंड वन इज एफिनिटीज, कैरेक्टर्स पढ़ लिए, अब इनका मिलान करना है, किससे सिमिलैरिटी है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो कि अदर ग्रुप से सिमिलैरिटी रखते हैं, और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उनसे इस ग्रुप को डिफरेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड जो टॉपिक पढ़ना है, मेजर टॉपिक, वो होगा आपका क्लासिफिकेशन। एंड द लास्ट वन इज जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी प्लांट व्यर्थ नहीं होता, मतलब वेस्ट नहीं है, नहीं होगा वो, अगर मान लीजिए कैसे भी कितना ही कम फायदेमंद होगा तभी भी वो ऑक्सीजन तो देगा ही देगा, है ना। तो उसी तरह से जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्या क्या है जो हमारे लाभ की चीजें हैं वो मिलती हैं, उनकी बात करेंगे। तो ये 4 टॉपिक आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ने हैं, यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम करेंगे जर्नल कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से भी पहले ये जो ग्रुप है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म बिलोंग करता है डिवीजन स्पर्मोफाइटा, साथ साथ में चाहे तो आप लिखते चलना, ठीक है। डिवीजन है, एक मेजर डिवीजन है प्लांट ग्रुप का, जिसको कहते हैं स्पर्मोफाइटा। स्पर्मोफाइटा का मतलब क्या हुआ, स्पर्मा ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ, फाइटा जहां भी कहीं वर्ड लगा है, टेरिडोफाइटा, दैट मीन्स कि वो प्लांट्स को इंडिकेट कर रहा है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड से, ठीक है। तो सिंपल आप चाहे लिख सकते हो कि स्पर्मा, स्पर्मोफाइटा जो बना हुआ है वो टर्म, वो स्पर्मा प्लस फाइटा से बना हुआ है या फाइटोन से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें स्पर्मा का मतलब हुआ सीड और फाइटोन का मतलब प्लांट से है। जहां लगे कि मैम थोड़ा सा हैंड राइटिंग बड़ा कर दीजिए, मैं बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, ठीक है, साथ साथ में लिखते चलना। इस डिवीजन को फर्दर, अब सीड, अभी तक जितने भी आपने प्लांट ग्रुप पढ़े, जैसे ब्रायोफाइटा पढ़ा, ठीक है, या एल्गी पढ़ा, फंजाई पढ़ा, इनमें कहीं सीड का फॉर्मेशन हो रहा था क्या, नहीं, है ना। हाँ, तो ये वाला जो ग्रुप है डिवीजन स्पर्मोफाइटा, उसको ऑन द बेसिस प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, ठीक है,
उसी के बेसिस पे ऐसे प्लांट ग्रुप जिनमें सीड प्रेजेंट था उसको कहा गया स्पर्मोफाइटा। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है, या ये कहें कि सब डिवीजन इसके दो थे, दो सब डिवीजन में डिविजिबल है, राइट। वो सब डिवीजन दो कौन से हैं? एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कि टाइप ऑफ सीड्स कैसा है, क्या उसमें नेकेड सीड है या फिर कवर्ड सीड है, राइट। उसी के बेसिस पे उसका नेमिंग कर दी गई। तो एक सब डिवीजन हुआ जिम्नोस्पर्म का और दूसरा हुआ एंजियोस्पर्म का। ये वाला एंजियोस्पर्म वाला आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे। जो हायर प्लांट आपको पढ़ना है वो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। जिम्नो, अब अगर नेम की एनालिसिस करें या सिंपल है, एंजियो के आगे लिख लीजिए आप कि इसमें क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक या किसके बेसिस पे इन्हें अलग किया गया है। तो इसमें जो सीड्स होंगे वो कवर्ड सीड्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कवर्ड सीड लिख लो। जबकि इसमें क्या होगा, जिम्नो का मतलब हुआ, जिम्नोस का मतलब हाँ नेकेड, एंड स्पर्मा का मतलब सीड से है। हाँ, तो यानी कि जिसमें निकेट चीज है या फिर कोई कवरिंग नहीं है। कवरिंग मतलब कि केवल ओव्यूल आपको डायरेक्ट मतलब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ही आ रहा है, वहां पर ओवरी या कोई ओवरी वॉल जैसी चीज नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इनको एक और टर्म दिया गया है, क्या, इनको कहा जाता है फैनिरोग्राम्स। फैनिरोग्राम्स विदाउट फैनिरोग्राम्स विदाउट सीड। बड़ा बड़ा लिख दूं इधर, इधर बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, नहीं तो बहुत नीचे हो जाएगा तो कॉपी मैम दिख नहीं रहा। जिम्नोस्पर्म के आगे लिख लीजिएगा फैनिरोग्राम्स विदाउट सीड। ये भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म को ही, सॉरी देखो देखो गड़बड़ कर दिया, विदाउट सीड नहीं, सीड तो है ही, विदाउट ओवरी, इसको करेक्ट कर लीजिए, विदाउट ओवरी होगा। और यहां से आपका एक एमसीक्यू बनेगा, क्या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग किया गया है, क्यों अलग किया गया है, या क्या ऐसा कैरेक्टर है जो कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से डिफरेंट करता है। तो वहां पे आप क्या लिखोगे कि मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शन दे दिए, एक में कि इसमें सीड फॉर्म नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सीड तो फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा दे देंगे कि इनमें फ्लावर नहीं होता, फ्लावर वाला तो चलिए सही है, मतलब कि चार ऑप्शंस में से आपको कोई दे दिए गए, और एक ऑप्शन उसमें यह भी होगा कि ऐसा प्लांट ग्रुप है क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होती, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा जिम्नोस्पर्म में सीड क्यों नहीं फॉर्म होते, ठीक है, अरे सॉरी, सीडलेस क्यों कहा जाता है इनको, ठीक है। तो वो वजह क्या है कि क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होती, ठीक है, या नेकेड ओव्यूल पाए जाते हैं, राइट। इसी के साथ में यहाँ पे आपने लिख लिया नेकेड सीड्स एंड ओव्यूल। इसके अलावा एक और कैरेक्टर जो मेजर कैरेक्टर है वो लिख लीजिए, जो कि एंजियोस्पर्म से अलग है। जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो, है ना, उसके इनसाइड तब आपको सीड मिलता है ना। तो वो जो ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन है वो हुआ कहाँ से है, ओवरी से ही हुआ है, ठीक है, मेगास्पोरोफिल से, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट से, या एम्ब्रियो सैक होता है उससे डेवलप होता है। यहाँ पर क्या है कि ये जो ओव्यूल लगते हैं वो स्पेसिफिक लीफ पर लगते हैं, टेरिडोफाइटा में, बहुत अच्छे से इसको समझोगे, ठीक है। उन लीव्स को क्या बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कि उस पे कौन सा वाला, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लग रहा है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लग रहा है, उसी के बेसिस पे उन स्पेसिफिक लीफ को दो में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं मेगास्पोरोफिल। मैंने ये कहा कि जिम्नोस्पर्म में
जैसे कि टेरिडोफाइटा में भी ये चीज आप पढ़ोगे कि जो भी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक लीव्स होती है। ये जो ओव्यूल लगे रहते हैं ना, ओव्यूल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, वो किस ब्रांच पर लगे होते हैं, या ये कहें किस स्पेसिफिक लीफ पर लगे होते हैं, ठीक है, या ये कहें कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव लीफ ही एक समय के बाद में एज आ रिप्रोडक्टिव लीफ काम करने लगती है। तो उस बेसिस पे कि उसमें कौन सा वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लग रहा है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका उसका ओरिजिन वहां से हो रहा है, इसी बेसिस पे दो टाइप की रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं जिनको कहा जाता है, एक को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। फिल वर्ड जहां कहीं लग जाए, फिल वर्ड जहां कहीं लग जाता है, दैट मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहा है लीफ से, ठीक है। ओव्यूल कहां पर लगता है, मेगास्पोरोफिल से, मेगास्पोरोफिल पर ही ओव्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए कि ओव्यूल बोर्न ऑन एक पॉइंट केवल, बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। तीसरा कैरेक्टर लिख लीजिए, ओवरी एब्सेंट होती है। जो फर्स्ट मैंने समझाया वो यही है कि ओवरी एब्सेंट होती है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जहां पे आपने ये लिखा था ना कि कवर्ड सीड्स होते हैं, उसी को और एक्सप्लेन करके लिख लीजिए, ओव्यूल्स इनसाइड, ओव्यूल्स और सीड्स इनसाइड द ओवरी। अब क्या रिपीट कर दूं, बस मैंने ये बोला कि यहाँ पर, हाँ, इसी को लीफ वाला, अब, हाँ, यहाँ पर लिख लो ओव्यूल और सीड, ओव्यूल स्लैश करके लिखो सीड इनसाइड द ओवरी। रब कर दूं ये, चलिए। अब इन प्लांट्स का जो ओरिजिन है, क्योंकि आपको याद है, या मतलब कि अभी मैंने बताया ना कि फोर्थ जो यूनिट है उसमें एक पार्ट आप पेलियोबॉटनी का भी पढ़ोगे, है ना, और उसमें पेलियोबॉटनी में भी मैंने बताया जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे। कभी आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ रखा होगा, जिसमें आपने इरास पढ़े होंगे, पेलियोजोइक इरा, ठीक है, मीजोजोइक इरा, ठीक है। तो इन प्लांट ग्रुप को या जिम्नोस्पर्म की जब भी बात करते हैं, तो एक्चुअल में एक हेडिंग लगाइए ओरिजिन, एक हेडिंग लगाओ ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म। कब इनका ओरिजिन हुआ है भाई, कब से आए हुए हैं ये प्लांट, बेचारे आए भी और चले भी गए, कुछ कुछ तो उसमें से चले भी गए। तो इनका ओरिजिन की अगर बात करें, ओरिजिन की, ठीक है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा कि ये पेलियोजोइक एरा में ओरिजिनेट होते हैं, मतलब इनकी जो ओरिजिनेशन है वो पेलियोजोइक एरा का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए पेलियोजोइक एरा स्टार्टिंग होती है पेलियोजोइक एरा से, डोमिनेट करते हैं कब तक, मीसोजोइक एरा तक। डोमिनेट कब तक करे, यहाँ पे लिख लो मीसोजोइक एरा। और मीसोजोइक एरा में भी स्पेसिफिक, अगर ये आपको, आपने कभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसको फर्दर एरास को डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, है ना, पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, क्रिटेशियस, जुरासिक आता है, ठीक है, तीन में डिवाइड किया गया है। तो जो स्केल इसके लिए है, मतलब जिसमें जहां पे इन्होंने ज्यादा डोमिनेट किया है जिम्नोस्पर्म में, वो कौन सा है, वो होता है जुरासिक, ठीक है। जुरासिक में डोमिनेट कर रहे हैं जुरासिक पीरियड में।
इसी वजह से एज ऑफ साइकेज की जब बात करते हैं तो वो भी बेसिकली क्या है, मीजोजोइक इरा ही कहलाता है। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एज ऑफ साइकेज क्या है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, मीजोजोइक इरा, अगर इरा के फॉर्म में देता है। अगर पीरियड्स में पूछता है तो क्या हो जाएगा, क्रिटेशियस। हाँ, हाँ मतलब उसमें भी था, जुरासिक में डोमिनेट कर चुके थे, अभी बहुत ज्यादा पल्लवित हो रहे थे, ये बात भी है। लेकिन क्रिटेशियस के एंड तक आते आते, क्योंकि हर पीरियड को भी फर्दर फिर अर्ली, मिडिल एंड लेट फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जुरासिक पीरियड एंड, हाँ जी, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, ठीक है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो मिल जाएगा, परेशान नहीं हो। जिसकी वजह से ही मैंने इसको स्पेशली रिचमेंट को ही रखा, वरना गूगल मीट से ही पढ़ा देती, ठीक है। ये रिकॉर्ड रखने में हमें भी दिक्कत नहीं होती, तो फर्दर अगर मान लीजिए जब भी अपने पास से भी रिकॉर्ड मुझे भेजना रहेगा ना कॉलेज, तो भी मुझे इजी रहेगा, राइट। फिर भी अगर एकदम मतलब लगे कि बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा है तो भी बताइएगा। ये प्रॉब्लम सबको लग रही है क्या? ओके, आकांक्षा थोड़ा सा प्लेस चेंज करो अपना, ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से। हाँ हाँ, कभी कभी हो जाता है, वैसे भी इस वक्त मौसम खराब चल रहा है ना, इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जुरासिक पीरियड एंड क्रिटेशियस, क्रिटेशियस के एंड तक ये धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो गए थे। मैक्सिमम में स्पीशीज मतलब सरवाइव नहीं कर पा रही थी, एक्सटिंक्ट होने की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कहीं कहीं पर, क्योंकि क्रिटेशियस इसमें मतलब एग्जैक्टली कहीं नहीं दिया हुआ है कि कौन सा वाला कहलाता है, उसमें भी दोनों ही ऑप्शन दिए रहते हैं। क्रिटेशियस को वैसे माना जाता है, एज ऑफ साइकेज को क्रिटेशियस माना जाता है, हालांकि वो जब साइकेडेल्स पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। इन टोटालिटी आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है, मतलब सॉरी एज ग्रुप बता रही, एज ऑफ साइकेट्स या एज ऑफ जिम्नोस्पर्म पूछा जाए जहां पे डोमिनेट किए, तो वो क्या होगा, मीजोजोइक एरा, ठीक है, एरा में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मीजोजोइक एरा आंसर टिक करोगे। मोस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट हो गया, दैट मीन्स कि इसमें से कुछ तो फॉसिल फॉर्म में है और कुछ अभी लिविंग है, ठीक है। एक पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया था कि क्या, जितने भी आप प्लांट ग्रुप पढ़ोगे उसमें सबसे कम मेंबर्स जो कि अभी पूरी तरह से मौजूद है इस धरती पर, उनमें सबसे कम जिम्नोस्पर्म के पास है। लगभग केवल जहां पर इतनी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के प्लांट ग्रुप में ही इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी नई नई स्पीशीज रोज रोज बन रही है, एक एक प्लांट की कितनी कितनी है, ठीक है। जैसे कि आप अगर क्रूसीफेरी फैमिली की बात करें, ठीक है, या ब्रेसिकेसी की, तो उसमें भी देखो ना, जब वेजिटेबल्स खाते हो तो उसमें क्या, बंद गोभी खाते हो, है ना, पत्ता गोभी खाते हो, गाढ़ गोभी खाते हो, है सारी गोभियां ही, ठीक है, कैबेज। लेकिन उसमें कितनी, हाँ, कितनी वैरायटी हो गई, और उन वैरायटीज में भी मतलब कि कितनी अलग अलग स्पीशीज हो गई, उन स्पीशीज के बाद में कितनी अलग अलग उसमें वैरायटीज भी होती हैं। देसी भी आ रहा है, पालक एक छोटी वाली भी होती है, पालक एक बड़े पत्तों वाली भी होती है ना। तो ये सारी क्या, धीरे धीरे आप देख रहे हो ना कि एक में ही कितना वैरायटी है। वहीं पर जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जहां बहुत कम मेंबर्स अब मौजूद बचे हैं, ठीक है। तो उनका आप नंबर लिख लीजिए, लगभग 70 मेंबर्स है या 70 जीनस है, एंड लगभग 720 स्पीशीज है जो कि रिपोर्ट की जा रही है इस वक्त। 70 जेनरा एंड 720 स्पीशीज, केवल इतनी। तो इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट ग्रुप्स है ना कम ये। जब भी आपसे पूछा जाए तो ये जिम्नोस्पर्म, बल्कि एक सीक्वेंस वाला भी आता है, इसको भी लिखवा दूंगी, ठीक है, तो उसमें सबसे कम यही वाला है, राइट, जिम्नोस्पर्म का 720 लिख लीजिएगा। In all groups of plant
in all groups of plant, gymnosperms are remain less in number, remain less in number, और वो कितना है 70 जीनस 70 एंड 720 स्पीशीज। मिलती कहाँ है? अर्थ पे कहाँ मिलती है? तो उसमें लिख लीजिए मैक्सिमम इसमें टेम्परेट रीजन में मिलेंगी, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों रीजन में मिल जाएंगी। अर्थ के टेम्परेट जोन में और ट्रॉपिकल जोन में जो भी हार्श वेदर होता है या ज़ैरिक कंडीशन होती है उसमें ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। तो ये तो एक जर्नल अकाउंट की बात हो गई। अब एक हेडिंग लगा लीजिए आप, जर्नल कैरेक्टर्स। जर्नल कैरेक्टर्स में भी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, हेडिंग लगाइएगा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। रब कर दूं, एक बार यस करो। हाँ ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स में आज इतना और पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी से समझ लो, ठीक है। मेरे साथ ही साथ लिखते भी चलना। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या हुआ? बाहरी रूप से देखने में कैसा है, ऐसे कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जिनकी वजह से आप पहचान जाओगे कि ये वाला जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला क्या खासियत है? अब तक जितने भी मैंने पहले भी शुरुआत करी थी कि अब तक की वेस्कुलर बंडल्स की जरूरत नहीं पड़ी थी, है ना, क्योंकि प्लांट ही छोटे छोटे होते थे। हाँ कि आज के लिए बस करूं, कल से शुरुआत करूं, मतलब कल से क्या, अब आपका हमें शायद कब मिलेगा क्लास? हमें मिलेगा नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे मिलेगा। जल्दी से समझ लो, एक्सटर्नल फीचर्स में ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखने में कैसा लगता है इसकी बात चल रही थी। तो आपने हेडिंग लगाई थी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जर्नल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो एवरग्रीन होते हैं, ज्यादातर ट्री फॉर्म में होंगे, ठीक है। ट्री नहीं होते तो क्या हो सकते हैं? श्रबी होंगे, ठीक है। इसके अलावा हर्ब्स कभी छोटे छोटे नहीं मिलेंगे आपको। जो सबसे भी छोटा है वो भी 12 सेंटीमीटर की हाइट वो भी रखता है, वो भी ट्यूबरस फॉर्म में। कौन सा वाला है वो भी लिखवा दूंगी, पहले यही लिख लीजिए कि ट्री फॉर्म में है या फिर श्रब फॉर्म में हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या हुआ? जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पोर ही फॉर्म होकर के मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल बेसिकली लगता कहाँ है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे। या सिंपल है, अब तक जितने आपने प्लांट ग्रुप पढ़े उसमें आपने थैलोस फॉर्म पढ़ा था उनका, जिसकी वजह से उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। रूट स्टेम्स लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होता है? ऐसी प्लांट बॉडी जिसको आप रूट स्टेम एंड लीव्स में डिविजिबल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इनका जो जिम्नोस्पर्म है उनका प्लांट बॉडी कैसा होता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। दैट मींस इसमें रूट स्टेम एंड लीव्स में ये डिविजिबल रहते हैं। रूट स्टेम एंड लीव्स में प्लांट बॉडी डिविजिबल रहती है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर की बात करें, आप पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले करते हैं रूट की, ठीक है। रूट सिस्टम कैसा होता है? क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स कैसे हैं? बहुत टॉल, मतलब कि अच्छी खासी हाइट के रहते हैं, 15-15 मीटर, या कुछ तो प्लांट्स ऐसे हैं कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म शायद अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा लंबे प्लांट्स इसमें है, ठीक है। ज्यादा इतनी हाइट के हैं, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं कि ये जो रूट सिस्टम होगा। कोई बात नहीं, कि आपको रिकॉर्डिंग इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। इस पार्ट का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यहीं से असली कहानी शुरू हो रही है। 2 मिनट के लिए पॉज ले लूं? 2 मिनट के लिए पॉज लिया तो क्लास खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास का आपका शुरुआत हो जाएगा ना, इसलिए कौन सा क्लास रहेगा? आई थिंक केमिस्ट्री है इसके बाद। हाँ केमिस्ट्री है ना, तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको खत्म कर दूं। रूट
अच्छा चलिए ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, ये दिख रहा है रूट सिस्टम। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। रूट सिस्टम जो है इसमें कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें, क्योंकि ये प्लांट्स में ज्यादातर प्लांट्स जेरिक कंडीशन में या जीरो फिटिक अडाप्टेशन शो करते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी पानी की कमी है। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं वहां पर पानी ऑलरेडी ऑलरेडी कम है, तो उसके लिए अगर इसमें एडवांटेशियस रूट्स होंगी तो काम नहीं बनेगा। इतनी लंबी मतलब इतनी हाइट तक पानी को पहुंचाने का काम कौन कर पाएगा, उसके लिए विग्रस एकदम रूट्स चाहिए, तो वो कौन सा होगा, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस स्टेम की बात करें, और टैप रूट सिस्टम में भी स्पेसिफिक एक और कैरेक्टर होता है कि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रूट सिस्टम में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होगा कि जैसे साइकस की बात करें तो वहां पर एल्गी के साथ में रूट्स सरवाइव कर रही हैं। ठीक है, कोरोलॉइड रूट में एल्गल एसोसिएशन पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पाइनस की बात करें तो उसमें फंगल एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम के अलावा जो और इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो क्या, कि रूट्स में ज्यादातर सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ठीक है, वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है, उसको प्लांट्स के साथ में ही डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में आप लिख सकते हो, स्टेम कैसा है, स्ट्रेट, हाँ इरेक्ट कह सकते हैं या स्ट्रेट कह दो। ठीक है, इरेक्ट। ब्रांच्ड हो सकता है, जैसे कि आप बरगद, मतलब जो बरगद पीपल में देखते हो कितना बढ़ते 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 कितना ढेर सारा कवर कर लेता है, लाइक उस तरह, तो ब्रांच्ड हो सकता है या फिर अनब्रांच्ड हो सकता है। अनब्रांच का मतलब जैसा साइकस में होता है, केवल उसमें टॉप पर ही मतलब कि कह सकते हैं लीव्स जो मौजूद रहती हैं, या जो स्टेम की ब्रांचेस हैं वो केवल और केवल एक फिक्स्ड पोर्शन से ही निकलती हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि इराज, ब्रांच और अनब्रांच्ड। बहुत रेयर है कि ट्यूबरस फॉर्म हो, लेकिन एक आध में रिपोर्टेड है। तो एक और लिख लीजिए, कौन सी स्टेम कैसा हो सकता है, ट्यूबरस हो सकता है। एक और खासियत है स्टेम की, क्या, कि स्टेम पर लीफ स्कार्स होते हैं। ठीक है, लीफ स्कार्स, इनको डिटेल में फिर जब लीफ स्कार्स की एनाटॉमी बताएंगे तब बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल एक पॉइंट ऐसा लिख लीजिए, वो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या, कि स्टेम पर लीफ स्कार्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार्स ऑन स्टेम। थर्ड कैटेगरी आ गई लीफ की। लीफ कैसी है, लीफ में लीफ दो तरह की होती है, जितने भी, हाँ जी, क्या क्या चीज बोल रहे हो अनुभा। नहीं, यहाँ से माइक तो ऑन है बेटा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, शाम तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं ना गूगल मीट पे, कि आपको लगता है वहां पर भी सेम इशू आते हैं। ठीक है, वरना हम उसी पे कर लेते हैं। राइट, लीफ में दो तरह की लीव्स होती है, या ये क्या है कि डायमॉर्फिज्म शो करता है। डायमॉर्फिज्म का मतलब दो तरह की, मॉर्फिक का मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजी जिनकी दो तरह की हो। डाई का मतलब दो, मॉर्फिक से मतलब मॉर्फोलॉजी, दो तरह की देखने में अलग अलग जो दिख रही हो ऐसी लीव्स होती हैं, उनमें भी डायमॉर्फिज्म शो करती हैं लीव्स। कौन कौन सी होंगी, एक होती फोलिएज लीव्स, जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स में आप ग्रीन लीव्स देखते हो वो होंगी, यानी कि लीव्स में दो तरह की हो गई, एक हो गई फोलिएज लीफ, और दूसरी हो गई जो कि क्या, ग्रीन होती है, नॉर्मल जैसे प्लांट्स होते हैं, पिनेटली कंपाउंड्स हो सकती है या फिर नीडल फॉर्म में हो सकती हैं, एक ये। और दूसरा हो गया स्केली लीव्स, स्केली लीव्स,
ये ब्राउन होती हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। फोटोसिंथेसिस का काम फोलिएज लीव्स करती है। ये और दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एक एक पॉइंट और। हाँ जी, अनुभा क्या कह रहे हो? हाँ, माइन्यूट हो सकती है, मतलब छोटी होती हैं, और क्या नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? फोलिएज लीव्स करेंगी। दो तरह की, या तो किस फॉर्म में? पिनेटली कंपाउंड्स हो सकती हैं, दूसरा है पिनेटली कंपाउंड, और दूसरा कैरेक्टर है नीडल फॉर्म में हो सकती है। शेप की अगर बात करें, ये भी दो तरह की, नीडल फॉर्म या नीडल शेप, और दूसरा पिनेटली कंपाउंड। एक पॉइंट करके लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म वो होता है जेमिया पिग्मिया। स्मॉलेस्ट, जो मैंने बात करी ना कि स्टेम ब्रांच्ड अनब्रांच्ड के अलावा ट्यूबरस फॉर्म में होता है, तो वो ट्यूबरस फॉर्म किसका है? इसी इसी स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का। कौन सा है वो? जेमिया, जेमिया पिग्मिया लिखिए, जेमिया पिग, हाँ। पिग्मिया उसका नाम ही इसी वजह से पड़ा, उसको पिग्मिया इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। बल्कि स्पेलिंग PYG होता है, पिग्मिया, ठीक। और टॉलेस्ट वाला एक और लिख लो। स्मॉलेस्ट हो गया, टॉलेस्ट लिख लीजिए। टॉलेस्ट में कोनिफर्स में आता है, जितने भी कोनिफरल्स के मेंबर्स हैं उसमें आता है, और उसका नाम क्या है? सिकोआ, ठीक है। सिकोआ सिम पार्वारेंस, ठीक है। लिख दूं सिकोआ? हाँ, UIO, खुद भी चेक कर लो एक बार। हाँ, OIA, सिकोआ। SEQUOIA, सिकोआ सेम्पर वायरेंस। इसकी स्पीशीज लिख लीजिए। सेम स्मॉल से लिखना, सेम्पर वायरेंस। कितना हाइट है? लगभग 112 मीटर, 112 मीटर इन लेंथ होता है। किसका मेंबर है? कोनिफरस, जिसमें पाइनस आता है उसी में ये भी आता है, सिकोआ सेम्परवायरेंस। और जेमिया पिग्मिया किस में फॉर्म में? ट्यूबरस फॉर्म में। इसको चाहे तो लिख लो, ट्यूबरस फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर फिर भी सपोज आप शाम तक या 24 आवर्स बाद मिल जाती है रिकॉर्डिंग, ठीक है, वो मैं डाल दूंगी यूट्यूब पर, या फिर आपको इसी पर ऐप पर भी मिल जाएगा, राइट। तो अगर सपोज नहीं भी मिलता है तो भी पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग दो उसमें अलग अलग फॉर्म में रहेगी। टाइमिंग डिफरेंट देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो पोर्शन आपका रह गया है उसको उसी से जाके आप कंप्लीट कर लेना, ओके। लेकिन बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा दिन तक इस ऐप पर इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर वो इस पे मतलब कि ऑनलाइन हो जाने पर मेरा फोन फ्री हो जाएगा, अदरवाइज इसी की मेमोरी फुल होती रहती है, ओके। तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखूंगी वो लेकिन यूट्यूब पर तभी भी आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए, थैंक्स टू एवरीवन। आज की क्लास ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे मेरी क्लास होगी, 10 बजे मिलेंगे, ओके। बाय बाय। हाँ, अगर कोई डाउट्स हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए, बाय बाय।